फ्रेंड्स, प्लग इन इंडिया चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं राफे हलीम और मैं हूं अतुल गोपाल। हम आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बायर्स गाइड 2022 ले आए हैं। गए साल हमने आपके लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बायर्स गाइड बनाई थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था हिंदी और इंग्लिश में। और इस साल भी हमने सोचा, क्योंकि हमें इतना प्रोत्साहन मिला है, तो हमने काफ़ी सारा रिसर्च किया है, डीलर्स से बात किया है, मैन्युफैक्चरर्स से बात किया है, ईवी ओनर्स से बात किया है और आपके लिए बायर्स गाइड ले आए हैं। पिछले साल 7 लाख लोगों ने देखा था, इस साल 10 लोग को देखना चाहिए। और we also would like to inform people who cannot understand Hindi, because we are only doing it in Hindi this time, that we will have subtitles in English for this video also. राइट। और अतुल जी, लास्ट ईयर की तरह इस साल भी हम 55 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेज जाने वाली गाड़ियों का ही हम बात करेंगे। 10 शहरों से ज्यादा उन्हें कवर करने चाहिए अपने डीलरशिप नेटवर्क में या अपनी कुछ एक्टिविटीज में। साथ में रफे जी एक चीज और हम ध्यान रखेंगे कि इन गाड़ियों का आत्मनिर्भर भारत का कितना कंट्रीब्यूशन है, उनका लोकलाइजेशन कितना हो रहा है। तो दोस्तों, इस साल हम थोड़ा फॉर्मेट बदल रहे हैं। आपको हम ये बताएंगे कि कौन सी गाड़ियां फेम टू कंप्लायंट है, कौन सी गाड़ियों ने फेम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, और फिर हम कुछ ईवी की कुंडली देखेंगे और भविष्यवाणी करेंगे कि कौन सी गाड़ी, कौन सी कंपनी, कौन सी गाड़ी निकाल रही है। राइट। और जिन लोगों को फेम टू के बारे में पता नहीं है, वो एक सरकारी स्कीम है जिसमें कि गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सब्सिडी दे रही है। ये राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों देती हैं, तो उसकी वजह से गाड़ियों के प्राइसेस में स्टेट बाय स्टेट वेरिएशन हो सकता है। फेम बहुत ही बढ़िया स्कीम है और एक कंडीशन सरकार ने ये डाला हुआ है मैन्युफैक्चरर्स को फेम अवेल करने के लिए कि आपका लोकलाइजेशन होना चाहिए। मतलब कि भारतवर्ष के अंदर में अगर आपके कंपोनेंट बन रहे हैं, गाड़ी बन रही है, तभी आपको मेक इन इंडिया की ये फेम टू सब्सिडी मिलेगी। तो कंज्यूमर को भी फायदा है और इंडस्ट्री को भी फायदा है। सो फाइनली हम बताएंगे अतुल जी ऑडियंस को हमारी फेवरेट्स, आपकी टॉप 3, मेरी टॉप 3, और उसके बाद हम कुछ ग्राफ दिखाएंगे, चार्ट्स बताएंगे, स्कोर बोर्ड, एक मार्कशीट जैसी बना के बताएंगे कि कौन सी स्कूटर कैसी परफॉर्म कर रही है। राइट। तो पिछले साल जब हमने गाइड बनाए थे तो काफी लोगों ने पूछा कि आपके स्पॉन्सर्स कौन थे इस शो के लिए। तो मैं हमारे व्यूअर्स को 2 चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहला ये कि हम लोग एक नॉन प्रॉफिट जैसा काम करते हैं। रफे जी मेरे लिए, फराज जी के लिए, कमलेश जी के लिए, अभिषेक के लिए, हम सब के लिए ये एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, हम लोग के ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट है। मैं एक टीचर हूँ अंग्रेजी का, रफे जी बिजनेस चला रहे हैं, कमलेश जी सॉफ्टवेयर कोडिंग कर रहे हैं। तो हमारे इनकम सोर्सेज अलग रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग को कंपनीज कभी कभी पैसे देती है अपना कुछ काम करवाने के लिए, और जब भी हमें असाइनमेंट मिलते हैं तो हम उसका एक डिक्लेरेशन हमारे वीडियो में डाल देते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये जो फिल्म की जा रही है, इस कंपनी के स्पॉन्सरशिप के साथ की जा रही है, ताकि आप लोग को भी पता लग जाए। लेकिन हम अपने इंडिपेंडेंस को संभाल के रखते हैं। हम ऐसी कोई चीज नहीं चाहते हैं जो, चाहे स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट भी हो, जो हमें ठीक नहीं लगती है। तो आप इसका एक गारंटी ले लीजिए कि जो भी हम कह रहे हैं, गीता के ऊपर हाथ रख के कसम कह रहे हैं कि सच के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। एग्जैक्टली, वंडरफुल। एंड बिना कुछ समय जाए किए आइए देखते हैं प्लग इन इंडिया 2022 पावर इलेक्ट्रिक स्कूटर बायर्स गाइड। सबसे पहले हमारे लिस्ट में है एम्पियर स्कूटर्स, और ये नोट कर लीजिए कि हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हैं, A to Z में। तो एम्पियर स्कूटर्स हमारा सबसे पहला खिलाड़ी है आज का, और बहुत ही पुराना खिलाड़ी है। पिछले 12 सालों से एम्पियर भाई साहब स्कूटर बनाए जा रहे हैं। उनके पास 2 हाई स्पीड मॉडल है। पहला है एम्पर ज़ील EX और दूसरा है एम्पर मैग्नस EX। दोनों की टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। इनके पास एक रिमूवेबल लिथियम बैटरी है जो कि सीगर रोबोटिक इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि एक हैदराबाद की कंपनी है जो बना रही है। बैटरी की कैपेसिटी करीब 2.3 किलोवाट आ रखी है, जो कि हमारे हिसाब से बाकी कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा छोटा है। कस्टमर्स को रियल लाइफ रेंज करीब 75 किलोमीटर का मिल रहा है इन मॉडल से।
एक्स शोरूम प्राइस करीब 72,000 रुपए है, जिसमें फेम टू सब्सिडी इंक्लूड की हुई है। कोई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्टेट सब्सिडी मिलती है, तो आप अपने डीलर के पास चेक कीजिए कि आपके शहर में फाइनल प्राइस क्या होगा। सबसे बढ़िया चीज हमको जो इस गाड़ी के बारे में लगी है कि इसमें आपकी जो डिक्की है वो काफी बड़ी है, और शायद ये इस वजह से भी हो क्योंकि बैटरी छोटी है, तो हो सकता है कि फ्यूचर मॉडल्स में अगर बैटरी का साइज बढ़ाए तो डिक्की के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। अतुल जी, इसकी केमिस्ट्री जो बताते हैं हमें NMC केमिस्ट्री है, जो कि काफी एनर्जी डेंस है, तो हो सकता है उसी वजह से बैटरी पैक वो छोटा भी कर सक रहे हैं साइज में। और लेकिन इसमें ऐसा है कि काफी गिरावट आ जाएगी, 2 से 3 साल में वो कहते हैं 20% गिरावट आ जाएगी बैटरी की कैपेसिटी में, यानी कि आपकी रेंज 75 से घटकर 55 से 60 हो जाएगी। ये कुछ 3 या 4 साल लगेंगे ऐसे होने में। और वारंटी के बारे में आपको बताएं तो इसकी 3 साल की वारंटी आती है। ये बैटरी पर, मोटर पर, कंट्रोलर पर, कन्वर्टर और चार्जर, ये सब चीजें कवर करती है। और आप चाहें तो डीलरशिप के पास जाकर 5 साल की वारंटी इसे बना सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा देके एक्सटेंड कर सकते हैं। लोकलाइजेशन के बारे में हमें बताया गया है कि 90% इन लोग ने पार्ट्स लोकलाइज यानी कि मेक इन इंडिया कर चुके हैं। ये बहुत ही इंप्रेसिव, एक बढ़िया बात है। अतुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप ओवरऑल स्कूटर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, एम्पियर का अगर आप कहानी देखो तो इसको ग्रीस कंपनी ने अभी टेक ओवर कर लिया है, और ग्रीस का मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, तो डीलर्स के साथ कैसे रिलेशन बनाए रखते हैं। थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ एक नयापन आएगा ग्रीस के टेक ओवर करने के बाद में, हमको इतना कुछ खास दिखा नहीं है, तो उससे थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट है। सो अतुल जी, यस, मैं आपके ओपिनियन से बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने कुछ इनोवेशन नहीं दिखाया है, सॉलिड प्रोडक्ट है, 12 साल पुरानी कंपनी है, तो ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, लोगों को भरोसा है उस ब्रांड पे। ठीक है, तो आप एक बहुत रिलायबल कंपनी हो, लोग समझते हैं कि सर्विस का आप लोग बैकअप दे सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के मामले में थोड़ा सा इनोवेशन करना चाहिए। एथर को आज 8 साल हो गए हैं और 25 शहरों में उनका स्कूटर आज अवेलेबल है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सिर्फ तमिलनाडु, जो कि बैंगलोर के काफी पास है। 2 मॉडल अवेलेबल हैं, 450X और 450 प्लस। और जितने भी हमारे पास आज के दिन में गाड़ियां हैं, उसमें सबसे स्पोर्टी को हम एथर ही मानते हैं। तो परफॉर्मेंस जो है गाड़ी का लाजवाब है। अगर हम प्राइस की तरफ जाएं तो एथर 450X 1,53,000 रुपए का आता है बॉम्बे में, और एथर 450 प्लस है 1,34,000 का आता है अगेन बॉम्बे में। कुछ राज्यों में स्टेट सब्सिडी मिल रही है, तो आप अपने पास वाले एथर डीलर के पास जाइए या वेबसाइट पे देखिए, तो कि आपको आपके शहर का दाम पता चलेगा। तो एथर का एक एनुअल सब्सक्रिप्शन पैकेजेस भी हैं, तो जिसमें आप एक से एक सालाना फीस दी जाती है कनेक्टिविटी देने के लिए, और ये कनेक्टिविटी के साथ में आपको टेलीमैटिक्स मिलता है, आपको OTA सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं, और इसके अलावा एथर का सब्सक्रिप्शन का सर्विसिंग का भी पैकेज है, जिसमें आपके यहाँ आकर के वो लोग आपके पंक्चर ठीक कर देंगे, या जो भी स्केड्यूल मेंटेनेंस है उसके बारे में वो लोग डोर सर्विस आपको दे रहे हैं। तो इन सब का जो रेट है वो 1500 से लेकर के 3600 रुपए सालाना होता है। हमारे जो आज के लिस्ट में है एथर, तो में से एक कंपनी है जो कि आपके मिड ड्राइव मोटर बना करके आपको फेम 2 दे रहा है। एक चीज और खासियत है एथर की कि इसमें एक टच स्क्रीन है जिसमें नेविगेशन भी अवेलेबल है। इनकी बैटरीज के बारे में अगर देखें तो ये बहुत ही हाई NMC बैटरीज है, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम की कंटेंट बहुत हाई है, जिस वजह से एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। BMS फीचर्स हैं जो उन्होंने प्रोवाइड किए हैं बैटरी मैनेजमेंट के लिए, और इन्होंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियरिंग दोनों का इस्तेमाल किया है बैटरी पैक को प्रोटेक्ट करने के लिए। यही एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, स्कूटर्स में। एथर और एथर 450X और प्लस दोनों ही कनेक्टेड स्कूटर्स हैं। दोनों के पास रिमोट मॉनिटरिंग है, ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, और कोई स्कूटर नहीं है इंडियन मार्केट में जो इसके नज़दीक तक भी आता है इन फीचर्स को डिलीवर करने के लिए। और अतुल जी, इनका लोकलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा है, 90% तक ये अपने कंपोनेंट्स लोकलाइज कर चुके हैं। अब अतुल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एथर 450X आपको एक एज अ प्रोडक्ट कैसे लग रहा है, और
इसमें वो क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं? राइट, तो सबसे पहले तो बहुत गर्व होता है क्योंकि नॉट ओनली ये मेड इन इंडिया है, ये डिजाइन इन इंडिया है, एकदम ग्राउंड्स अप डिजाइन है। शायद भारत में पहला ग्राउंड्स अप इलेक्ट्रिक स्कूटर रहा है ये। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की एरिया रही तो मुझे सिर्फ एक दिखती है कि रेंज जो है बाकी स्कूटर्स के मुकाबले थोड़ी सी कम है। रियल लाइफ रेंज हम लोग ने टेस्ट किया तो करीब 70-75 किलोमीटर की आ रही है एक सिंगल चार्ज में, और ये मेरे हिसाब से थोड़ा कम पड़ता है। लोगों की आज के दिन एक्सपेक्टेशन हो गई है कि आप कम से कम 100 किलोमीटर रेंज तो दो, और ये प्रोडक्ट महंगा है, ठीक है। अगर सस्ता प्रोडक्ट होता तो हम लोग उसको माफ कर देते, चलो ठीक है यार सस्ता है, बैटरी छोटी लगा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक टॉप 2-3 में प्राइस वाइज ऊपर वाले प्रोडक्ट में ये आएगा। तो मेरा सजेशन कंपनी को ये रहेगा कि आप कम से कम एक ऑप्शन दे दीजिए कस्टमर को बड़े बैटरी का। अब पता नहीं आपके पास जगह है या नहीं वो बड़ी बैटरी डालने के लिए, क्योंकि जो भी बैटरियां हैं वो आपके फ्लोर के नीचे हैं, तो शायद वहां पे जगह सीमित हो, लेकिन आई एम श्योर इथर की इंजीनियरिंग टीम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकती है, और अगर वो करेंगे तो आई थिंक आई फॉर वन वुड हैव बॉट द प्रोडक्ट। मेरे हिसाब से अतुल जी, एथर को इतने साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, इन्हें कुछ मास मार्केट प्रोडक्ट भी लाना चाहिए था। ये बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट है, मेरे हिसाब से इंडिया का एप्पल है, तो ये सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं। तो शायद कुछ मास मार्केट प्रोडक्ट भी अगर वो लाएं तो ये मेरी तरफ से एक इम्प्रूवमेंट फीडबैक हो सकती है इधर की। तो अगली कंपनी जो हमारे अल्फाबेटिकल लिस्ट में आती है वो है हमारा बजाज। तो बजाज एक ज़माने में स्कूटर वाली कंपनी मानी जाती थी। ऑफ कोर्स राजीव जी के आने के बाद में उसका पूरा ट्रांजिशन हुआ मोटरसाइकिल्स की तरफ में, और स्कूटर्स में जो सबसे टॉप सेलिंग ब्रांड हुआ करता था कंपनी का वो था चेतक, और चेतक को एक नया जीवन दिया गया। गाड़ी जो है वो पूना में बन रही है, और आज के दिन में करीब 19 शहरों में आपको बजाज चेतक मिल सकता है। चेतक का जो प्रीमियम मॉडल है उसका पूना में जो दाम है करीब 1,50,000 के आसपास है। ये फेम सब्सिडी इंक्लूड करके है। कुछ राज्य हैं जहां पे स्टेट सब्सिडी मिलती है, तो आप अपने चेतक केटीएम डीलर के पास जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपके शहर में फाइनल प्राइस क्या होने वाला है। डेटा पैक कंपनी देती है और उसका चार्ज करीब 1,888 रुपए होता है। 3 साल की या 50,000 किलोमीटर की आपको स्कूटर और बैटरी दोनों पे वारंटी मिलती है। तो चेतक की एक बढ़िया चीज है उसका जो स्विंग आर्म का जो डिजाइन है, और आपका जो मोटर है वो डायरेक्टली गियर ड्राइव के साथ व्हील को कनेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी दोनों बढ़ जाती हैं। जो डिस्प्ले है वो काफी बेसिक है, लेकिन उसमें आपको एसओसी, रेंज एस्टिमेशन दोनों के दोनों आपको स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। तो अतुल जी, हमें पता चला है कि चेतक की एनएमसी बैटरी केमिस्ट्री है, राइट, और इसी के साथ इनके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बीएमएस है जो इस स्कूटर की बैटरी को प्रोटेक्ट करता है। इसमें काफ़ी सारी एल्गोरिथम्स हैं जो एसओसी बताती हैं और रेंज कितनी बची है ये बताती हैं, यानी कि आपको ऐप पे वो रियल टाइम स्टेटस देगी, बैटरी में चार्ज कितना बचा है, रेंज, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के कहाँ कहाँ आप गए इसको लेकर के एसएमएस भी भेजती है और सिस्टम अलर्ट्स भी भेजती है। वो इसके अंदर ओवर द एयर अपडेट्स नहीं दिए जाते, तो मतलब आपके स्कूटर घर खड़ी खड़ी अपडेट नहीं हो जाती। आपको अगर अपडेट करना है तो सर्विस सेंटर ले जाना चाहिए। लोकलाइजेशन के मामले में अतुल जी बताया गया हमें कि 90% इसका भी लोकलाइजेशन है। थोड़ा सा जो मेरे को लगता है कि पर्सनल लेवल पे कि अगर इनकी जो बैटरी है वो उसकी फिटिंग कहीं और कर सकते हैं तो आपको जो डिकी स्पेस है वो शायद थोड़ी बहुत बढ़ सकती। और बैटरी के मामले में मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये एलएफपी के ऊपर रहता है ज़्यादा कंपेयर टू एनएमसी। तो चेतक की बैटरी फिलहाल एनएमसी की है, तो शायद डिग्रेडेशन कंपेयर टू एलएफपी वो ज़्यादा रहेगा। बट आई थिंक बहुत बढ़िया फैमिली स्कूटर है, तो पॉपुलैरिटी काफ़ी है। प्राइस के मामले में शायद कंपनी थोड़ा सा इसे कम कर सकती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी में इतना बैठता नहीं है मेरे हिसाब से।
नाम से आप पहचान गए होंगे कि बेनलिंग के जो ओनर्स हैं वो चाइनीज है और उसका पूरा नाम है पेरेंट कंपनी का डोंगगुआन बेनलिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया में वो बेनलिंग इंडिया के नाम से कंपनी फ्लोट किए हुए हैं। 2018 में इंडियन कंपनी ने अपने ऑपरेशन शुरू किए। इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मानेसर हरियाणा में है और पेरेंट कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट हर कंट्री वर्ल्ड के अपना स्कूटर एक्सपोर्ट कर रही है। कंपनी के डीलर ऑलमोस्ट हर बड़े इंडियन टाउन में हैं। उनका एक ही हाई स्पीड मॉडल है जिसका नाम है ओरा और आपको अगर ये मॉडल दिखेगा तो आपको वेस्पा की याद आएगी और बहुत सारे कंपनीज हैं इंडिया में जो कि एक वेस्पा वाला टाइप का स्कूटर बनाते हैं। बेनलिंग उनमें से एक है और प्राइस करीब इसका 93,000 रुपए का है। ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। बैटरी 2.8 किलोवाट आवर्स की है, 72 वोल्ट 40 एम्पियर आवर, जो कि रियल लाइफ में आपको 90 किलोमीटर रेंज दे देता है। बैटरी इसकी निकाली जा सकती है, तो जो लोग के पास में चार्जिंग सुविधा नहीं है अवेलेबल, वो आपको निकाल करके आप घर पे चार्ज कर सकते हैं इसको। मोटर की पीक पावर 2.5 किलोवाट की है और टॉप स्पीड BLDC मोटर के साथ में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सो बैटरी के बारे में बताएं तो ये ट्रॉनटेक नामक कंपनी की बैटरीज है। इसके ज्यादा डिटेल्स हमें है नहीं हमारे पास, BMS कैसा है, क्या सॉफ्टवेयर फीचर्स है। जहाँ तक लोकलाइजेशन की बात की जाए, क्योंकि ये फेम 2 कंप्लायंट है तो 60% तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा हमें कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं है इसके लिए। हमने जब कंपनी को रीच आउट किया तो कम्युनिकेशन ज्यादा कुछ अच्छे तरीके से हो नहीं पाया और जो एक संदेह रहता है हमारे नाम के हमारे दिमाग में कि शायद चाइनीज पेरेंट होने की वजह से अभी भी इन लोग के काफी सारे पार्ट्स चाइना से आ रहे होंगे, लेकिन फेम 2 की सब्सिडी मिली है, इसका मतलब कि लोकलाइजेशन किया हुआ है। तो पर कितना हुआ है, कैसे हुआ है, इसके ऊपर टिप्पणी करना मुश्किल है। इनफैक्ट बेनलिंग ही क्यों, बाकी भी काफी सारे कंपनीज हैं जो कि लोकलाइजेशन के नाम पे सिर्फ अपने वही पार्ट वेंडर्स को 2 अलग अलग जोड़ करके बोल के मेड इन इंडिया बना करके सप्लाई करने की बात करते हैं। तो शायद सरकार को पता है इसके बारे में, और अगर पता है तो शायद कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोकलाइजेशन मतलब जेन्युइन लोकलाइजेशन हो। अगले श्रृंखला में हम लोग आ जाते हैं हमारे देश के नेशनल हीरो यानी कि हीरो इलेक्ट्रिक के बारे में। और श्रोताओं या सुनने वालों इतना ध्यान रखिए कि ये हीरो इलेक्ट्रिक और हीरो मोटोकॉर्प अलग अलग भाई चला रहे हैं, राइट, दोनों सेम कंपनी नहीं है। बीच में एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन कंपनी ने शुरू किया है जहां पे वो क्लेम करते हैं कि वो नंबर 1 है इंडिया में, और शायद होंगे भी क्योंकि उनके पास में काफी रेंज है और काफी सारे डीलर्स भी हैं। NYX, ऑप्टिमा, फोटोन जैसे मॉडल्स हैं उनके पास में, लेकिन हम लोग सिर्फ फोटोन को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि NYX और ऑप्टिमा की जो टॉप स्पीड है वो सिर्फ 45 किलोमीटर प्रति घंटे की है। फोटोन की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। डीलरशिप का जहां तक सवाल उठता है, वहां पे अवेलेबिलिटी सब शहरों में तो वो कोई इशू नहीं है। एक्स शोरूम प्राइस जो है फोटोन का करीब 74,000 रुपए पड़ता है। बैटरी 1.8 किलोवाट आवर की है, 72 वोल्ट 26 एम्पियर आवर्स की, और रियल लाइफ रेंज जो है करीब 60 किलोमीटर के आसपास इस स्कूटर को देना चाहिए। आज के दिन में ज्यादा करके स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स आपको 2 किलोवाट आवर की बैटरी तो कम से कम दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि बैटरी थोड़ी सी छोटी है और 3 साल की वारंटी जो है गाड़ी पे वो काफी ठीक ठाक है और उसको शायद रिटेन करना चाहिए कंपनी को। अतुल जी, हमने हीरो इलेक्ट्रिक के डीलर से बात की ई गैलेक्सी मोटर्स पुणे में, और उन्होंने हमें बताया कि बैटरी के लिए LFP बैटरीज हैं, 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं, इतना इन्फॉर्मेशन हमें मिला है। दूसरी बात यह है कि डीलर्स ने हमें बताया कि बैटरी पैक है, चार्जर है, DC-DC कन्वर्टर है, चैसी है, वायर हार्नेस है, ये सब लोकली बन जाता है और बाकी सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। एक 70% उन लोग बता रहे हैं लोकलाइजेशन का मात्रा है इसमें। मैंने लास्ट ईयर भी यही बताया था अतुल जी कि ये 12 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन कोई तोड़ो इनोवेशन मैं नहीं देख रहा हूँ। वही वैसे मॉडल्स थोड़े बहुत चेंज करके आ जाते हैं। तो एक ये चीज़ है और लोकलाइजेशन, ये 2 चीज़ में इन्हें तो बहुत कुछ प्रोग्रेस करना चाहिए। लाइक इतना मैसिव उनका फुटप्रिंट है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये अपनी मार्केट लीड और प्रेजेंस मेंटेन कर पाएंगे? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हालांकि कंपनी का डीलर नेटवर्क अच्छा है,
लेकिन काफ़ी सारे डीलर्स ने शॉर्टेजेस रिपोर्ट की है कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में कि डिमांड अच्छी रही जब पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर गए, लेकिन कंपनी सप्लाई नहीं कर पाई, तो अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करने में थोड़ी सी देरी ले रही है कंपनी। इस समय तो मुझे कोई भी ऐसा प्लेयर दिख नहीं रहा है जो कि एकदम जल्दी रैंप अप कर लेगा, लेकिन शायद जो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 तो नहीं, लेकिन 2023 तक ओला की प्रोडक्शन कैपेसिटी जगह में आ जाएगी और उसके बाद में हीरो को थोड़ा सा प्रेशर आएगा। और अगर हीरो मोटोकॉर्प ने कुछ कर डाला जो कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं वो करेंगे, तो हीरो मोटोकॉर्प का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी वाइड है, जो फेथ है लोगों के ऊपर हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर वो काफी ज्यादा है। हालांकि वो लोग शायद हीरो ब्रांड के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इंसिडेंटली हीरो मोटोकॉर्प एथर में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। तो जो लीडरशिप की पोजीशन वहीं आ सकती है जब आपके पास मास मार्केट प्रोडक्ट हो, और आज के दिन में शायद ओला के पास वो है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के और भी प्लेयर्स आएंगे, लेकिन हीरो को थोड़ा सा चौकौन होकर बैठना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप वो टेक फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकता है। कोई ना कोई पीछे उसके आने वाला है, और सिर्फ एडवर्टाइज करके आप अपनी लीडरशिप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो अगली कंपनी जो हमारी लिस्ट में है वो है नासिक स्थित जितेंद्र न्यू ईवी टेक, और ये शाह ग्रुप करके है नासिक में। शाह ग्रुप का डीलरशिप का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। वो लोग इंडिया के सबसे बड़े महिंद्रा डीलर में काउंट किए जाते हैं। उनके टाटा मोटर्स की भी एक कार पैसेंजर कार की डीलरशिप है। तो आज के दिन में उनका जो मॉडल है जितेंद्र JMT 100HS, और पिछले 4 साल से ये प्रोडक्ट इनका चल रहा है। 60 वोल्ट 33 एम्पियर आवर की बैटरी है, जो कि ऑलमोस्ट 2 किलोवाट आवर पड़ता है, और कंपनी करीब 80 किलोमीटर का रेंज प्रॉमिस कर रही है। तो हम लोग को अभी तक ये स्कूटर टेस्टिंग के लिए मिला नहीं है। हमने कंपनी को लिखा है कि भैया आप हमको एक स्कूटर दीजिए, हम लोग टेस्ट करेंगे, और जैसे ही हमारे पास स्कूटर आएगा हम इसकी रिपोर्ट आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अतुल जी, इनकी बैटरीज हमें बताया गया है ट्रॉनटेक की हैं, BMS वगैरह के बारे में ज्यादा डेटा नहीं है हमारे पास। ओके। सो जहां तक ये लोकलाइजेशन का सवाल है, हमें बताया गया 80% इन्होंने लोकलाइज कर चुके हैं। जो मेजर कंपोनेंट्स है वो सारे इंडिया में बन रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है अतुल जी कि इनका जो मॉडल है ये बिल्कुल हीरो इलेक्ट्रिक NYX की तरह लगता है, जुड़वा भाई एकदम। एग्जैक्टली। तो मैं सोच रहा हूँ कहीं वही तो नहीं चाइनीज मैन्युफैक्चरर है जो इन्हें भी मॉडल सप्लाई करे। कुंभ में एक चाइना चले गया था, एक इंडिया आ गया, फिर से चाइना से वापस वो इंडिया आ गया। सो इट्स पॉसिबल। बट अतुल जी, आप एक्चुअली इनके प्रमोटर्स को भी मिल चुके हैं, कुछ आप हमें बता सकते हैं आपका क्या डिस्कशन हुआ इनके प्रोडक्ट्स के बारे में? डीलर्स के जो पेन पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे से समझता है। सर्विस का जो उनकी एक भावना है वो ज्यादा अच्छी रहेगी डीलरशिप होने की वजह से। कस्टमर जो भी फीडबैक दे रहा है वो लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको रिसीव करते रहते हैं। शायद उनको और नए मॉडल्स लाने की जरूरत है, और जहां तक मुझे पता है कि काम चल रहा है 2 नए मॉडल्स पे, इंक्लूडिंग शायद एक मोटरसाइकिल पे, लेकिन उसका टाइम फ्रेम क्या है लॉन्च का वगैरह वगैरह वो कंपनी ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। आगे चल के देखते हैं कि क्या क्या होता है इस कंपनी में। थैंक यू। राइट, तो अगली कंपनी हमारे जो लिस्ट में है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है दिल्ली स्थित ओकिनावा। गुड़गांव में इन लोग का ऑफिस है, और हाल ही में राजस्थान में उन्होंने अपना दूसरा प्लांट डाला है। तो पिछले 5 साल से गाड़ियां बेची जा रही है, और काफी बड़ा ठीक ठाक पोर्टफोलियो है इनको हाई स्पीड मॉडल्स का। ये सबसे पहला उनके पास जो मॉडल है वो है iPraise प्लस, जिसमें कि 3.3 किलोवाट आवर यानी कि 72 वोल्ट 45 एम्पियर आवर्स की बैटरी है। तो कस्टमर्स इस बैटरी के साथ में करीब 120-130 किलोमीटर का रेंज पा रहे हैं। इस मॉडल की टॉप स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे है। दूसरा इनका जो मिड रेंज मॉडल है वो है प्रेज प्रो, जिसमें फिर से एक रिमूवेबल बैटरी है, लेकिन बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है 2 किलोवाट आवर, और रेंज जो है वो कम होकर के 75 किलोमीटर की हो जाती है। और आखिरी जो मॉडल है उनका हाई स्पीड वाला है वो है रिच प्लस, जिसमें कि बैटरी और भी छोटी हो जाती है 1.75 किलोवाट आवर 60 वोल्ट 29 एम्पियर आवर्स,
और इसमें रेंज आपको रियल लाइफ मिलता है 70 किलोमीटर का। अगेन अतुल जी, ओकिनावा ट्रॉनटेक बैटरी यूज करती है। ट्रॉनटेक बहुत सारी स्कूटर्स को बैटरी सप्लाई करती है, शायद अच्छे सप्लायर है। जहाँ तक इनके चार्जर्स का सवाल है, प्लास्टिक्स का सवाल है, वो कहते हैं कि वो लोकली ही बन रहे हैं, मुंबई में इनफैक्ट बन रहे हैं। इनके पास फेम 2 सर्टिफिकेशन है जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। सो लोकलाइजेशन के बारे में अगर कहें तो इनको काफ़ी कुछ काम करना बाकी है। इसमें उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए, बस सिर्फ सर्टिफिकेशन लेके बैठ नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक कनेक्टिविटी और फीचर्स का सवाल है, एक बहुत ही बेसिक जीपीएस कनेक्टिविटी है, ऐप कनेक्टिविटी है। कुछ आपके पास कमेंट्स हैं, कुछ टिप्पणी है इन लोगों के लिए? देखिए रफे जी, 2021 के भी वीडियो में हमने ये शेयर किया था हमारा कंसर्न, और शायद आज भी हम वही शेयर कर रहे हैं कि सर्विस के थोड़े इश्यूज हैं, स्पेयर पार्ट्स के अवेलेबिलिटी के थोड़े इश्यूज हैं, तो डीलर सपोर्ट शायद इतना मिल नहीं पा रहा है कंपनी में सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम चाहेंगे कि कंपनी थोड़ा सा इसके ऊपर में काम करे। अगला नाम जो हमारी लिस्ट में है वो है ओला। तो 2021 में ओला ने एंट्री मारी। ऑब्वियसली 2021 के लिस्ट के स्कूटर्स में हमारे ओला का नाम नहीं था, लेकिन काफी एक्साइटमेंट हुआ, काफी पब्लिक रिलेशंस हुए, काफी ट्वीटिंग हुई, और फाइनली अनाउंस किया गया कि ओला के 2 मॉडल आएंगे, S1 और S1 Pro। और जो स्पेसिफिकेशंस भावेश जी ने ट्वीट शेयर किया लोगों के साथ में, उससे देख के तो लग रहा था कि यार एक गाड़ी वाकई ही कुछ दमदार गाड़ी है। कंपनी के बारे में एक और खासियत है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें डीलर्स इन्वॉल्व नहीं है। ये आपको डायरेक्टली गाड़ियां घर पे डिलीवर करते हैं और सर्विस करने के लिए भी आपके पास घर पे आया करेंगे। दाम जो है S1 Pro का करीब 1,30,000 है एक शोरूम, और 1 लाख रुपए ओला S1 का। आपके शहर में प्लीज चेक कर लिए कि स्टेट सब्सिडी क्या है, और उस हिसाब से आपको आपके शहर का दाम समझ में आ जाएगा। एनुअल सब्सक्रिप्शन के बारे में अभी तक कंपनी ने कोई टिप्पणी दी नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़े दिनों में वो इसका एक अनाउंसमेंट कर देंगे। गाड़ी के ऊपर में 3 साल की वारंटी है स्कूटर पे और बैटरी पे। तो ओला का जो सेगमेंट है वो एथर के जैसे मिड ड्राइव वाला एक सेगमेंट है, बेल्ट ड्राइव है, जिसकी वजह से पीछे का पहिया आपका घूमता है, टच स्क्रीन है। एक बहुत बढ़िया पार्ट है इस गाड़ी का है वो है इसकी डिक्की। जो भी स्कूटर्स हमने आज तक देखे हैं, सबसे बड़ी डिक्की जो है वो ओला में आपको मिलेगी। अच्छा, इसका फीचर जो हमको चलाते वक्त लगा है वो है रीजन। तो रीजन की वजह से आपको ब्रेक को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास एक एक्सेलरेटर होता है और आप उसको उल्टा घुमाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक मारना शुरू कर देती है। तो ये हमने बाकी और कोई स्कूटर में देखा नहीं है। तो हेड्स अप टू ओला, उस वजह से 90% लोकलाइजेशन कर चुके हैं ये, जो कि एक बढ़िया बात है। उनकी जो हाइपर फैक्ट्री लगाई गई है, ये सब देख के लगता है कि एक्चुअली इन लोग इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, करना चाह भी रहे हैं। सो ओला ने BMS और बैटरी पैक दोनों अपने आप से बनाया है, और PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत ये अपनी खुद की बैटरी सेल्स भी इंडिया में बनाना चाह रहे हैं। ये एकमात्र कंपनी है इंडिया में जो अपनी खुद की बैटरीज खुद बनानी चाह रही है। तो ये फंटास्टिक चीज है। अतुल जी, आपका क्या ओपिनियन है? ओला आज कहाँ है? राइट, तो सबसे पहले तो रफे जी, जो ओला ने प्रोडक्शन के जो प्रोमिसेस किए हैं, ठीक है, वो शायद अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। हमने कई लोगों से सुना है कि कम से कम 1000 स्कूटर दिन के बन रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जब हम वाहन का डेटा देखते हैं तो ऐसा कुछ हमको लगता नहीं है देख करके। तो वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो एक शक जो हमारे दिमाग में यही आता है कि यार स्कूटर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या कब मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी वेंडर के इकोसिस्टम को बनाने के लिए टाइम लगता है और वाजिब है लगता है। लेकिन ओला ने जो जिस लेवल के प्रोमिसेस किए हैं हाइपर फैक्ट्री वगैरह वगैरह के, तो ये एक चीज है कि आपको ओला का इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न बहुत सारे हम लोग हमको पूछते हैं, और इसका जवाब हम ऑनेस्ट अभी तक दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हालांकि हम मैनेजमेंट से मिले हैं, लेकिन इंटरनल क्या हो रहा है हमें ये पता नहीं है। तो वो एक चीज है। दूसरा एक है सर्विस का।
तो अभी तक जो है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, शायद 2-3 हजार गाड़ियां भी रास्ते पे हैं, तो उन लोग का जो सर्विस एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा रहा है। लेकिन जैसे कंपनी स्केल करती है, उसके साथ साथ क्या वो सेम एक्सपीरियंस लेवल जो है सर्विस का वो मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और सेंट्रलाइज लेवल पे सर्विस करने का ये फायदा है कि आप उतने ही रिसोर्सेज के साथ में एक ज्यादा बड़ा एरिया आप सर्विस कर सकते हो। तो शायद फ्यूचर में जाकर के ओला का डिसीजन ठीक रहेगा सेंट्रलाइज सर्विस करने का। लेकिन आज के दिन में आई थिंक मेन मुद्दा प्रोडक्शन का ही है। तो जब तक वो प्रोडक्शन के आंसर्स मिलते नहीं है हमको, तब तक थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं कंपनी के बारे में हम कुछ ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड शायद नहीं कर पाएंगे। एंड इतना बड़ा इनका इन्वेस्टमेंट लेआउट देख के मुझे लगता नहीं है कि ये फेल होंगे, मतलब सॉरी, मुझे ये लगता नहीं है कि वो ऑनेस्ट नहीं है। दे डेफिनेटली वांट टू डू इट। हाँ जी। अब फैक्टर्स एक्सटर्नल अगर कुछ इफेक्ट करते हैं तो एज यू सेड हमको वी स्टिल हैव अ वेट एंड वॉच ओवर देयर। जहाँ तक एक टिप्पणी है मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए, ये कम्युनिकेशन को लेकर के है। इनका एक स्टॉक ईमेल सिस्टम है। कोई ओला स्कूटर बुक करता है तो उनको एक स्टैंडर्ड रिप्लाईज आने लगते हैं, कोई एक स्पेसिफिक टेलर मेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। समझ सकते हैं कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं और हर एक को रिप्लाई करना शायद डिफिकल्ट हो एट दिस लेवल, लेकिन एक बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये कस्टमर के हाथ में स्कूटर नहीं आती, उसे एक डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं मिलता। एक बार कस्टमर को स्कूटर मिल जाती है तो फिर उसके पास एक लोकल सर्विस चैंपियन आ जाता है, जो एक लोकल नंबर है जो कॉल करता है, और फिर उसके बाद सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं। यू आर फुली कनेक्टेड, द कंपनी टेक्स केयर, कंपनी आपको पूरी तरह से संभालती है। लेकिन इससे पहले जो प्रोसेस है वहाँ काफ़ी कुछ एंग्जाइटी हो जाती है और लोगों को काफ़ी कुछ डाउट, और कई लोग फिर अपनी बुकिंग छोड़ भी देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये एक चीज़ इम्प्रूव हो सकती है मेरे हिसाब से। श्योर। तो अब आ जाते हैं हमारे एक और खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी, पेट्रोल वाले खिलाड़ी के बारे में बात करने के लिए, जो कि है दक्षिण भारत की टीवीएस। और इनने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है 2021 में, जिसका नाम है iQube। 2020 में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था और आज के दिन में 33 शहरों में ये प्रोडक्ट आपका अवेलेबल है। उसका ऑन रोड प्राइस करीब 1,02,000 का पड़ रहा है बैंगलोर में, और जिसमें की फेम सब्सिडी इंक्लूडेड है। बात करते हैं स्मार्ट कनेक्ट के लिए, जो कि काफी रीजनेबल है। जितने भी अभी तक एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स है, सबसे कम शायद फीस इनकी रही है। और 3 साल / 50,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है स्कूटर और बैटरी पे। तो वारंटी जो बैटरी की दी जा रही है वो सबसे ज्यादा है। तो अगर आपकी राइडिंग पर डे की ज्यादा है तो आप शायद इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में ओला था जिसके पास रीजन ब्रेकिंग है, और टीवीएस के पास में भी रीजन ब्रेकिंग है। हमको लगता है थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन ठीक है, मतलब ये एक इंडिविजुअल चॉइस की बात होगी। उनके पास में भी एक स्पीडोमीटर है जो कि एक टीएफटी टाइप का है, जिसमें टच स्क्रीन नहीं है, और काफी इंफॉर्मेटिव है। आपको एसओसी दे रहा है, रेंज एस्टिमेशन दे रहा है। अतुल जी, iQube के पास एनएमसी केमिस्ट्री है, राइट। और इसके पास एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड बीएमएस भी है, जो अच्छी तरह से एल्गोरिथम्स यूज़ करके बैटरी को प्रोटेक्ट करता है, हमें एसओसी के एस्टिमेट्स और रेंज के एस्टिमेट्स भी देता है। इन्होंने हमें ये भी बताया कि इनका जो बीएमएस है वो उन्होंने इन हाउस बनाया है। ओके। टीवीएस कनेक्टेड स्कूटर है। इसके अंदर रिमोट चार्ज स्टेटस, जियो फेंसिंग, इनकमिंग कॉल अलर्ट्स, स्टेटिस्टिक्स और काफ़ी कुछ है जो टीवीएस iQube ऐप के द्वारा हमें मिलता है। अभी तक इसमें OTA अपडेट्स नहीं हैं। टीवीएस ओनर्स को सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता है उनकी स्कूटर को, अगर कुछ सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर अपडेट हो या कुछ इशू हो तो। जहाँ तक लोकलाइजेशन का सवाल है, फेम टू कंप्लायंट है, तो ये डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इससे ये पता तो चलता है कि काफ़ी हाई लेवल ऑफ लोकलाइजेशन है। अतुल जी, कुछ समय पहले आपने iQube चलाई थी, और जैसे कि आपने अभी बताया काफ़ी हाई रीजन है इसका। इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, रीजन को कंट्रोल करना एक सॉफ्टवेयर का इशू है, तो कंपनी यूजर्स के एक्सपीरियंस को देख करके आगे जा करके फाइन ट्यून कर सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज के दिन में जो रीजन मिल रहा है वो कल भी मिलेगा। नेक्सॉन में भी हमने देखा था कि रीजन की सेटिंग चेंज हुई है ओवर द इयर्स और ओवर द मंथ्स, अगर मैं कहूँ तो। एक चीज जो मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था और अभी फिर से मैं वही दोहरा रहा हूँ कि
रेंज के बारे में थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट है। एथर के बारे में यही कहा है मैंने, दोनों की रेंज करीब 70-75 किलोमीटर के आसपास की है और भारतीय कस्टमर आज के दिन में थोड़ा सा ज्यादा रेंज चाहता है, तो इसके बारे में कंपनी को जरूर सोचना चाहिए। हालांकि कंपनी ने एक इनोवेशन किया है बैटरी के बारे में, उसकी बैटरी डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, तो 2 बैटरी पैक आपको सीट के नीचे मिलेंगे, एक बैटरी पैक फ्लोरबोर्ड के नीचे मिलेगा, तो एक आध बैटरी पैक शायद अगर वो ऐड कर देंगे तो उसकी वजह से रेंज बढ़ सकती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पैक के अंदर में इंडिविजुअल BMS लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से खर्चे शायद बढ़ जाते हैं, तो वो एक टेक्नोलॉजी वाला इशू है जो कंपनी को देखना है कैसे उसको सॉल्व करना है। बट अदरवाइज एक पेट्रोल कंपनी का होने का फायदा ये रहता है कि उस गाड़ी को सस्पेंशन और एर्गोनॉमिक्स में काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि काफी सारे उनको जुपिटर्स और स्कूटी बनाने का एक एक्सपीरियंस रहा है, जो कि आप iQube में भी उसका एक फायदा देखते हो। तो ये चीज डेफिनेटली गाड़ी के बारे में अच्छी है। ओवर टू यू राफेल। अतुल जी, एग्री विद यू, रॉबस्ट वेल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है और इन्होंने इसे सिंपल रखा है हब मोटर देख के। यही मेरी टिप्पणी भी है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी होकर के वो कुछ इनोवेटिव कर पाते हैं, शायद स्विंग आर्म, मिड ड्राइव, आई मीन दीज थिंग्स ज़्यादा अपीलिंग लगती है परफॉर्मेंस वाइज। तो बस यही एक मेरा कमेंट होगा इसके बाद। और इसी के साथ हमारा फेम 2 का प्रोग्राम समाप्त हुआ, लेकिन जाइएगा नहीं, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं चुनिंदे नॉन फेम 2 मॉडल्स। अब ये ध्यान रखिए कि ये कंपनीज भी हाई स्पीड स्कूटर शायद बना रही हैं, लेकिन लोकलाइजेशन के सर्टिफिकेट्स ना होने की वजह से उनने अभी तक फेम 2 की सब्सिडी ली नहीं है। इसका मतलब स्कूटर्स खराब है ऐसा कुछ नहीं है। तो जी खाली ये बताना चाहूंगा कि ईवी कम्युनिटी के लिए फेम 2 सर्टिफिकेशन होना मतलब थोड़ा ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। ऐसे नहीं है कि ये कुछ स्कूटर्स खराब है जैसे आपने बताया, बट विदाउट फेम 2 होने की वजह से हमें अलग लिस्ट बनाई है जो कि हम बता रहे हैं, और थोड़े से महंगी भी होती है, कोई सब्सिडी नहीं। राइट, बिना सब्सिडी के वो थोड़ी महंगी भी हो जाती है। ऑलराइट अतुल जी, तो अभी हमारी लिस्ट लेते हैं नॉन फेम कंप्लायंट स्कूटर्स की। सबसे पहले हमारी लिस्ट में है बिगॉस B8, जो कि मुझे लगता है आपने ये चलाई थी, आप फैक्ट्री विजिट किए थे, तो इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? हमने उसका रिव्यू भी किया हुआ है, उसका आप वीडियो देख सकते हैं। गाड़ी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। गाड़ी के बारे में, कंपनी के बारे में हमको ये अच्छा लगा कि उनने काफ़ी ऑटो इंडस्ट्री के बैकग्राउंड के लोगों को लिया हुआ है। और सिर्फ एक इश्यूज थे थोड़े स्विचेस के बारे में, जो कि हमें थोड़े से अजीब से लगे, मतलब लेफ्ट इंडिकेटर लेफ्ट साइड में, राइट इंडिकेटर राइट साइड में है वगैरह वगैरह। बट अदरवाइज ओवरऑल प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि B8 को भी फेम सब्सिडी मिले। आज के दिन में शायद लोकेशन इतना हो नहीं पाया हम लोगों का, लेकिन अगर मिल गई तो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी स्कूटर रहेगा ये। तो जी अगली स्कूटर है ईवी सोल, और इसके अंदर एक बॉश की मोटर लगाई गई है जो कि अच्छी कंपनी मानी जाती है, और अब उनके पास एक हाई स्पीड मॉडल भी आ गया है। राइट, तो ईवी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ईवी एक उड़ीसा स्थित कंपनी है और उनकी एक गाड़ी को मैं थोड़ा बहुत चला चुका हूँ। अब वो सोल है नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है, शायद नहीं होगा क्योंकि पुराना मॉडल है वो। तो उसमें जरूर बॉश का मोटर लगा हुआ था। तो दो चीज़ मेरे को गाड़ी के बारे में ध्यान है, उसकी जो स्टाइलिंग है वो एकदम सही है, फिट्स एंड फिनिशेस भी काफ़ी अच्छे थे, और उसमें 2 बैटरी पैक्स के प्रोविजन थे जो स्वैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया था। तो मतलब आप 1 बैटरी पैक या 2 बैटरी पैक या जो ऑप्शन था कस्टमर के पास में, और उसको निकालना और डालना एकदम बहुत ही बढ़िया था। कनेक्टर्स भी बहुत अच्छे बनाए हुए थे। ईवी सोल के बारे में अतुल जी हम ये कह सकते हैं कि 1.2 किलोवाट की बॉश की मोटर है और एक 2.16 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी है इसमें, जैसे आपने बताया ड्यूल LF की बैटरीज हैं, और कॉस्ट इसका 1,40,000 है एक्स शोरूम, जो कि फेम सब्सिडी के बाद काफी कम हो सकता है। एग्जैक्टली, तो फेम सब्सिडी के लिए 1 लाख के आसपास हो जाएगा अगर फेम सब्सिडी मिले तो। एग्जैक्टली। अगली स्कूटर जो है अतुल जी, जेमोपाई एस्ट्रेड लाइट, ये है वुक्सी शेंगबाओ इलेक्ट्रिक बाइसिकल मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड, ये इस कंपनी का पूरा नाम है, और एक ही मॉडल है उनके पास। 60% लोकलाइजेशन कहते हैं, लेकिन इन्होंने फेम 2 के लिए लोकलाइज नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया, और नए मॉडल्स भी नहीं लाए। तो जेमोपाई जी कुछ कीजिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपके कुछ नए चीजों का।
अगली स्कूटर है जॉय बाइक्स, जॉय वुल्फ प्लस और जॉय नानो। तो जी वुल्फ प्लस जो है ये 1,10,000 के पास एक्स शोरूम मिल जाएगी, और जेन नेक्स्ट नानो, इस कंपनी के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है। हमें इतना पता है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्कूटर ये इंपोर्ट करते हैं और बेचते हैं। इनकी शायद रफे जी एक मोटरसाइकिल भी थी, वो भी 25 की टॉप स्पीड वाली थी, और स्पीड से काफी मैं डिसअपॉइंटेड था, अदरवाइज मोटरसाइकिल ठीक ठाक। आई थिंक वो रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह नहीं करने के लिए उन्होंने स्पीड का रिस्ट्रिक्शन। तो अगली कंपनी हमारी लिस्ट में है कोमाकी, और इनका जो मॉडल है उसका नाम है वेनिस, और इसका जो डिजाइन है वो हमारे इटली के वेस्पा भाई साहब के जैसा ही है। दाम रास्ते पे ऑन रोड पड़ेगा आप लोग 1,22,000। बैटरी साइज ठीक ठाक है 2.8 kWh का, और बाकी अभी तक वो लोग लो स्पीड प्रोडक्ट्स बेचे थे 25 किलोमीटर प्रति आवर। तो जो वेनिस है वो शायद पहला प्रोडक्ट होगा, और नोट कीजिए कि डिजाइन भी इटालियन है और नाम भी इटालियन है। बहुत बढ़िया। अगली स्कूटर है ओकाया फास्ट। तो बेसिकली तो ये बैटरी मैन्युफैक्चरर है, राइट। स्कूटर से भी उधर आया तो यस रफे जी, तो पहले बैटरी मैन्युफैक्चरर है जिनने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया है स्कूटर बनाने के स्पेस में। तो ये जो कंपनी है इसने एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है, वो है बैटरी साइज का। 4.5 किलोवाट आर की बैटरी डाली है, जो कि स्कूटर इंडस्ट्री में काफी बड़ी मानी जाती है, और केमिस्ट्री उन्होंने LFP का इस्तेमाल किया है। तो अगर कोई बैटरी मैन्युफैक्चरर LFP केमिस्ट्री अपने खुद के स्कूटर में रिकमेंड कर रहा है तो ग्राहकों को समझ में आ जाना चाहिए कि भैया NMC वर्सेस LFP की जो रेस है उसमें LFP ही आगे जाने वाला है। और बाकी अभी तक अर्ली डेज है स्टिल। इनके बैटरीज का थोड़ा सा फीडबैक मार्केट में सर्विस इश्यूज आए थे, ऐसा सुनने में आया है पिछले हाल फिलहाल में। आज के दिन में वो शायद इम्प्रूव हो गया है या नहीं हुआ है वो हमको पता नहीं है, लेकिन स्कूटर दिखने में काफी ठीक ठाक है, और फिंगर्स क्रॉस। अतुल जी अगला स्कूटर है सरप्राइजिंगली प्योर ईवी। अब प्योर ईवी 7G है और ई ट्रांस नियो है। ये दो मॉडल्स नॉन फेम 2 लिस्ट में हैं, और प्योर ईवी ने फेम 2 के लिए अप्लाई नहीं किया है, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। प्योर ईवी अपनी खुद की बैटरी पैक जरूर बनाता है, तो वो एक डेफिनेटली पॉजिटिव चीज है, लोकलाइजेशन में भी हेल्प करेगा। आपका इस ब्रांड के बारे में क्या ओपिनियन है अतुल जी, और इनको क्या करना चाहिए इम्प्रूव और प्रोग्रेस करने के लिए? राइट, तो प्योर ईवी और प्लग इन इंडिया का काफ़ी पुराना रिश्ता है, और हमने देखा है कि काफ़ी प्रोफेशनल कंपनी है, IIT हैदराबाद से इंक्यूबेटेड है। तो बीच में कुछ सेफ्टी रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ बैटरियों में आग लगी है, और कंपनी ने अभी तक उसके बारे में ज़्यादा कम्युनिकेट किया नहीं है। हम लोग ने रीच आउट किया है कंपनी को, हम लोग को पर्सनल लेवल पे बताया गया है कि कुछ चीज़ें चल रही है, लेकिन ऑफिशियली अगर कोई कम्युनिकेशन रहता कंपनी का तो ज़्यादा अच्छा रहता। दूसरा शायद एक पॉलिसी डिसीजन है कंपनी का कि हम फेम में नहीं जाना चाहते हैं, और उनका ये मानना है कि भैया मैं अगर आपको प्रोडक्ट सही प्राइस पे दे रहा हूं तो आपने मेरे से फेम सब्सिडी ली या नहीं ली उससे आपको क्या लेना देना। और कुछ हद तक ये ठीक है, क्योंकि कस्टमर को फाइनली वॉलेट में से कितना पैसा खर्च करना है उससे लेना देना है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग का मेरे को लगता है कि कंपनी ने ठीक ठाक किया हुआ है, लेकिन ये एक जो पॉलिसी वाली जो चीज है वो शायद कंपनी को एक ओपनली एक्सप्रेस करना चाहिए। बट अदरवाइज कंपनी को थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है ज्यादा। कंपनीज का एक कमिटमेंट होना चाहिए कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंट रहने का, तो ये अगर रहेगा तो शायद हम लोग ज्यादा स्ट्रांगली इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। दो 2022 में हम कौन सी कंपनीज का प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं ये जानते हैं अतुल जी। फर्स्ट प्रोडक्ट राइट, तो पहली कंपनी के बारे में जो ध्यान में आता है वो है अर्थ एनर्जी, जो कि आपके बॉम्बे की ही है। तो उनका फेम 2 सर्टिफिकेशन चल रहा है, लेकिन काफ़ी खींचा जा रहा है। तो कंपनी के प्रमोटर से हम लोग मिल चुके हैं, काफ़ी यंग टीम है, एंथुसियास्टिक टीम है, और प्रोडक्ट भी काफ़ी ठीक ठाक डिज़ाइन का किया हुआ है। फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली 2022 में वो लोग लॉन्च कर पाएंगे।
तो अतुल जी, जो अगली स्कूटर है वो है बाउंस इन्फिनिटी E1। अब इन्होंने काफी अच्छा मेन स्ट्रीम ऐड किया था ऋतिक रोशन को लेके, दे मस्ट बी हैविंग बिग मनी, एंड इन्होंने एक यूनिक वे में रेंज एंग्जाइटी को और चार्जिंग टाइम्स को एड्रेस किया है, पूरा हटा ही दिया। स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की बात की है, बैटरी स्वैपिंग ये इन्होंने शुरू किया है। तो अतुल जी, ये आपको इसके बारे में आपका क्या टिप्पणी है? काफी स्टडी की है आपने इसके बारे में। राइट। थोड़ा सा गणित आपको बताते हैं स्वैपिंग का कि एक स्वैप स्टेशन रफली आप समझिए 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें कि बैटरीज होंगे, स्टेशंस होंगे, चार्जिंग का आपका जो बैकएंड है वो कवर करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ 5 स्टेशन भी एक सिटी में लगाते हैं, जो कि बहुत कम है मेरे हिसाब से, तो 50 लाख का खर्चा तो आपका वही होगा, ठीक है। और अगर आप रियली पैन इंडिया स्प्रेड करना चाहते हैं इसको, तो कम से कम 10-20 गुना कहीं पे नहीं गया तो 10-20 करोड़ रुपए तो आराम से आपको इनिशियल स्वैपिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लग सकता है। तो लगाने के बाद में क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होगा नहीं होगा हमें सब पता नहीं है, और मार्केट आगे चल करके बताएगा, क्योंकि स्वैपिंग का एक और कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है फास्ट चार्जिंग। राइट, ठीक है। तो दोनों के दोनों काफी सिमिलर फील्ड में ऑपरेट करते हैं और हर एक के अलग अलग यूज केस होते हैं, लेकिन अर्ली डेज स्टिल हम होप देखते हैं, काफी एंथुसियाज्म के साथ हम बाउंस का एक एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रहे हैं और आगे चल के देखते हैं कि स्वैपिंग कितना हद तक सक्सेस होता है। राइट। तो अगली कंपनी जो कि हमको शायद एक नया हाई स्पीड स्कूटर दे सकती है वो है जयपुर वाली बैटरी। अगेन हम लोग इनके साथ भी काफी कुछ काम कर चुके हैं और मैं जस्ट अभी जयपुर से वापस आ रहा हूँ और थोड़ा सा मैंने वहां पे उनका जो हाई स्पीड स्कूटर का थोड़ा टेस्टिंग किया। अभी भी रिफाइंड हो रहा है वो प्रोडक्ट, सुनने में आ रहा है कि पूरी स्टील बॉडी में वो प्रोडक्ट निकलने वाला है, लेकिन कितना टाइम और लगेगा उसको फेम से क्लियर करने के लिए मुझे पता नहीं है। शायद अगेन फिंगर्स क्रॉस्ड होप करते हैं कि 2022 में प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा। और अगला जो है वो है सिंपल एनर्जी। रफे जी, सिंपल के बारे में बताइए। वेल, सिंपल एनर्जी अतुल जी हमें काफी इफी है, हम सर्टन नहीं है कि बट प्रोडक्ट अनाउंस हो गया है, स्पेसिफिकेशंस भी बहुत अमेजिंग बताए हैं, बुकिंग के पैसे भी ले लिए हैं, बुकिंग के पैसे भी ले लिए हैं। इनकी फैक्ट्री के बारे में पता नहीं लगा कि अब वो सेटअप हो रही है कैसी हो रही है, और हमें कोई आइडिया नहीं है कि इनका प्रोडक्शन कब स्टार्ट हो रहा है। और अगला जो हमारा खिलाड़ी है वो है अगेन बहुत पुराना खिलाड़ी, लोहिया मशीन्स लिमिटेड, जो कि पुराने जमाने में वेस्पा एक्सी नाम का प्रोडक्ट बनाया करता था और अभी पुराने वाले लोहिया नहीं है, एक भाई साहब है जिनने ये ब्रांड खरीद लिया है और वही ब्रांड को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें कि 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा वगैरह वगैरह, लेकिन आगे चल करके क्या होने वाला है पता नहीं है। हार्ले डेविडसन का पुराना प्लांट है जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग करने की बात कर रहे हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, एलएमएल, हम आपके वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तो जी फाइनली एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, हीरो मोटोकॉर्प, नंबर 1 कंपनी इंडिया की। एग्जैक्टली और एक बड़ी कंपनी है ताइवान की गोगोरो। ये दोनों मिल करके एक बैटरी स्वैप इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रहे हैं। और गोगोरो का अगर आप देखें, जो लिंक हमने दी है डिस्क्रिप्शन में, तो काफी इंप्रेसिव लुकिंग बैटरी स्वैप स्टेशंस हैं। तो डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है कि चार्ज भी करो, स्वैप भी करो और मैसिव इन्वेस्टमेंट्स के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट हो। तो कुछ महीने पहले मुंजाल साहब का एक वीडियो प्रेजेंटेशन बना था और कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें हमने भी थोड़ा बहुत देखा उसको। तो एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस में हमने एक झलक दी थी नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की, लेकिन सिर्फ झलक ही थी। तो वो झलक कब परिवर्तित होती है मार्केट में स्कूटर की वो हमें पता नहीं। फिलहाल दोनों भाइयों के बीच में अभी भी थोड़ा सा एक मत नहीं है कि हीरो अपने ब्रांड के साथ में अपना स्कूटर लेके आ सकता है या नहीं लेके आ सकता है। तो शायद वो एक क्लैरिटी का वेट कर रही है हीरो मोटोकॉर्प। स्वैपिंग के बारे में अतुल जी सिर्फ मेरा एक विचार है कि स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि ये कई अलग अलग वेंडर्स में देख रहा हूँ जो आ गए हैं। अब इनकी बैटरी एक दूसरे की गाड़ी में अगर चल जाए तो इनका नेटवर्क एक्सपेंशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये एक मेरी टिप्पणी है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी लिस्ट समाप्त हुई। आपके पास 15 फेम सर्टिफाइड, फेम 2 सर्टिफाइड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं। आप किस बात के लिए रुके हैं? आइए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चलाइए। अब बदलाव का समय आ चुका है।
ऑयल छोड़िए और इलेक्ट्रिक की तरफ आइए। हमने कई ग्राफ्स बनाए हैं आपके लिए जो आपको बताएगा कि इन स्कूटर्स का परफॉर्मेंस रेंज वगैरह कैसा है, एक दूसरे से कैसे कंपेयर करते हैं। एंजॉय कीजिए। जो हमने आपको शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि हमारे ईवी गुरु रफी जी के जो टॉप 3 पिक्स हैं वो क्या होंगे, आप सुनते हैं। नंबर 3 के साथ शुरुआत करते हैं। रफी जी, नंबर 3 हो रहा है चेतक। वंडरफुल बिल्ड क्वालिटी। मैंने चलाई ये स्कूटर, मुझे मजा आ गया। जो उसका स्विंग आर्म माउंटेड मोटर है, उसका जो परफॉर्मेंस और हैंडलिंग है, और एक ऐसे है कि उसका मोड ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। जब ज्यादा लोड हम लेते हैं तो स्कूटर ऑटोमेटिकली हाई पावर मोड में जाकर आपको खींच लेता है। तो ये सब चीज मैंने बहुत एंजॉय की। ओके, नंबर 2 इज ओला S1 Pro। अच्छा, आई लव दैट। ये सॉफ्टवेयर ड्रिवन स्कूटर है टोटली। इसमें विजेट्स वगैरह आप कुछ भी कर सकते हैं। हाईली कनेक्टेड एंड ऑफ कोर्स मिड ड्राइव है। सो इसकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एक्सेलरेशन मिलता है आपको, एंड रियली स्लीक लुकिंग डिजाइन। तो दैट इज माय सेकंड पिक। एंड नंबर 1 अतुल जी, लास्ट ईयर की ही पिक रहेगी। एथर एनर्जी 450X। इसको भी मैंने चलाया है, बहुत ही मजा आया। मेन मेरा रीजन ये है कि ग्राउंड अप इंडियन डिजाइन, इंडियन क्रिएटेड, मैन्युफैक्चर्ड है। इस कंपनी को एक्चुअली बढ़ते देखा है। जो उनके ब्लॉग्स और फोरम्स पे उन्होंने कम्युनिकेशन किया, एक एक इंजीनियरिंग डिटेल और डिजाइन जो उन्होंने बताई है कि किस तरह से ये स्कूटर बनी, उनकी जो टेस्टिंग ग्राउंड्स हैं। बेसिकली आई एम सोल्ड ऑन द स्टोरी, बट ये प्रोडक्ट भी बहुत अमेजिंग है। अतुल जी, ये तो रही मेरी पिक्स, लेकिन मुझे मालूम है कि ऑडियंस बहुत उत्सुक है आपकी चॉइसेस जानने के लिए कि आपकी टॉप 3 कौन सी और क्यों है। काफी आपसे मिलते जुलते विचार है, लेकिन एक मामले में मैं नंबर 3 के मामले में शायद मैं थोड़ा सा अलग रहूंगा। मेरा नंबर 3 वाला स्कूटर टीवीएस iQube रहेगा। और देखिए, पारिवारिक आदमी हूँ, बढ़िया आदमी हूँ, ठीक है। डिक्की जैसे चीजें, फ्लोरबोर्ड जैसी चीजें, मेरे को बहुत फर्क पड़ता है उससे। तो उस वजह से काफी सारे टिक मार्क्स जो हैं टीवीएस टिक करता है। और दूसरा, उसका रेट सब्सिडी के बाद भी काफी कम लगता है, 1.10 के आसपास शायद पुणे में ऑन रोड मिल रहा था। तो उस वजह से सिर्फ जैसे कि मैंने कहा कि इशू एक मेरे को रेंज का है, अगर ज्यादा रहती तो बढ़िया रहता। रीजन भी मेरे को लगता है कि एक फायदा ही है उसका, उसकी वजह से। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, सस्पेंशन अच्छा है, पीठ में आपको दर्द नहीं होगा इस स्कूटर की वजह से। तो इस वजह से मैंने एथर कह रहा हूँ मैं, टीवीएस iQube को नंबर 3 पे डाला है। बेटर तो जी। एंड अब मिडिल नंबर 2 में आप कौन सा रखेंगे? अब देखो, मैं बहुत ही पेट्रोल वाला आदमी बन रहा हूँ, क्योंकि मेरा नंबर 2 जो है वो भी पेट्रोल वाले कंपनी का स्कूटर है, जो कि हमारे मित्र, हमारे बजाज, हमारे चेतक है। अगेन रीजन सिमिलर है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, सस्पेंशन अच्छा है, एक ट्रस्टेड ब्रांड है। बूढ़े लोग ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। रमेश जी, आप तो जवान हैं, आप स्पोर्टी आदमी हैं, ठीक है। हम पुराने जमाने वाले हैं, तो शायद हम चेतक की तरफ दौड़ लगाएंगे। अगेन काफी सोफिस्टिकेशन है इसके प्रोडक्ट में, जो ऑटोमेशन है वो है। अगेन 2 चीज अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, शायद इसका प्राइस अगर कम रहता तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर ले जाता, लेकिन प्राइस थोड़ा सा हायर साइड पे है इनका। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि चेतक काइंड ऑफ मेक्स द मार्क इन सम सेंस। नाउ द बिग कहूं ना, सबसे पहला जो आपका चॉइस है नंबर 1। ओके, तो अगेन बनियागिरी पे वापस आता हूँ, ठीक है। तो देखिए, कोई भी रिटेलर, किराना वाला स्कूटर क्यों लेता है? सामान ढोने के लिए लेता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ओला जो है, इट इज अ पोर्टेबल डिक्की, मतलब इट इज अ डिक्की विद व्हील्स, अगर आप कहो मेरे को तो, ठीक है। तो डिक्की इतनी बड़ी है कि अगर आप सामान ढोना चाहते हो
तो उसमें काफी सारा सामान ढो सकते हैं और वो मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतरीन चीज है। एक ऑब्वियसली छोटा सा एक प्रॉब्लम मुझे लगता है कि सामने के जो फ्लोरबोर्ड एरिया है उसमें वो जो टनल जैसा बनाया हुआ है आप कुछ उसमें आप शायद ऐसा नहीं कि रख नहीं पाएंगे, 2 झोले साइड पे आप रख सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। बजट में भी हम लोग ऐसे ही किया करते थे जब मेरे पिताजी मेरे को सब्जी मंडी लेके जाते थे, हम लोग थोक में मार्केट यार्ड जाकर के सब्जियां लेके आते थे, तो एक झोला यहाँ रहता था, एक झोला यहाँ रहता था और मेरे हाथ में 2 झोले पड़े रहते थे। जैसे हमने कार खरीदी हमने सब्जी मंडी जाना बंद कर दिया। ठीक है, तो इतना बड़ा एक डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, एक जो डिसएडवांटेज जो कि मैंने कहा कि गाड़ी कब मिलेगी ये एक प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। हम होप करते हैं कि भावेश जी हम लोग को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और अपना प्रोडक्शन रैंप अप करके जो लंबी चौड़ी वेटिंग लिस्ट बनी है उसको खाली कर देंगे, नहीं तो अपने आप कस्टमर खाली करना शुरू कर देंगे। और सर्विस के मामले में तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कंपनी पे, ऐसा लग रहा है कि वो लोग शायद अपना सर्विस नेटवर्क रैंप अप कर पाएंगे। तो ये रहे मेरे टॉप 3 पिक्स। थैंक यू सो मच अतुल जी। वो ये रहा दोस्तों अतुल जी की टॉप 3 पिक्स और मेरे भी टॉप 3 पिक्स। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा बायर्स गाइड कंप्लीट हुआ। अतुल जी 2023 में जरूर हम मिलेंगे विद अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, लेकिन अभी हमारी ट्रेन छूट रही है तो हम जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कमेंट्स जरूर डालिएगा, हमें बताइएगा आपको ये गाइड कैसा लगा, इसकी स्कूटर्स कैसी लगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और बेल आइकन दबाने के बाद में बिजली वाली गाड़ी खरीदना मत भूलिएगा। 2022 में ये काम आपको करना ही है। धन्यवाद। नमस्कार।